सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर मेटा टैग्स. सो मेटा टैग्स आर टैग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द हेडर ऑफ द वेब पेज. सो देखो, जो हमारा वेबसाइट होता है ना, जो उसका हम लोग पेज बनाते हैं, वो दो मेजर पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज़ हेड एंड सेकंड इज़ बॉडी. बॉडी वो एरिया होता है जिसके अंदर हम लोग आउटपुट देखते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट. अब फ्लिपकार्ट के अंदर जितना भी आप डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहे हैं, दिस इज़ अ बॉडी एरिया. ठीक है, बॉडी के अंदर ही एंड यूज़र आपका इंटरेक्ट करता है आपके वेबसाइट के साथ. जो हेड सेक्शन होता है, अब जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पेज के ऊपर एक टाइटल मेंशन है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर ग्रॉसरी. इस तरह से जो मेंशन है ये चीज़, ये कहाँ पर लिखा है? हेड के अंदर. अब हेड के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, जैसे कि टाइटल टैग हो गया, जो कि ब्राउज़र पे आपका टाइटल बताता है कि यूज़र ने साइट ऑनर ने टाइटल क्या रखा है एंड यूज़र के लिए. दूसरा, आप यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि आपके कीवर्ड्स, आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन. अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन, तो हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो कीवर्ड है ये एग्जैक्ट मैच हुआ है यहाँ पर, इसलिए टॉप में आ रहा है. अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं ये पेज ओपन करूँ यहाँ से, ठीक है, और अगर आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें पूरा इस तरह से, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना. मैं या मैं कंट्रोल F से फाइंड करने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे कहीं पर दिखाई देता है? नहीं है ना. बट सर्च इंजन में आ रहा है ना. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो अगर मैं इस वेबसाइट के कोड में जाता हूँ, कोड में कैसे आते हैं? कंट्रोल U, तो आप इसके कोड में आ जाओगे. अब मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और अपना कॉपी करता हूँ कंटेंट, तो दिखाई दे रहा है कुछ. अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा रहा है? मेटा. ठीक है, नेम क्या है? डिस्क्रिप्शन. और कंटेंट के अंदर ये साइट ऑनर ने यहाँ पर मेंशन किया है, अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. जॉइन अस फॉर बेस्ट कोर्सेज इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वेबसाइट डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, AR VR, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीमीडिया. ठीक है, तो ये लाइन दिखाई दिया कहाँ से है. इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. तो जब भी हम लोग कोई पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं ना, टाइटल कभी भी कुछ भी रैंडम नहीं रखते हम लोग. जैसे जनरली क्या होता है, जब हम लोग ग्राफिक्स सीख रहे हैं तो हम लोग फाइल का नेम कुछ भी रख के सेव कर देते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए फाइल 1, फाइल 2, नहीं तो कुछ भी नहीं रखो तो अनटाइटल्ड 1 2 3 4 के नाम से स्टोर होती जाती है ना. अगर वेब में ऐसा काम किया तब तक तो कभी भी कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहाँ पर चलते हैं कीवर्ड्स. अगर वो कीवर्ड्स आपके पेज से मैच नहीं होंगे तो आपका पेज कभी भी सर्च में दिखेगा ही नहीं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है. जनरली एक यूज़र जो होता है, अगर कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा होगा तो वो बेस्ट से बेस्ट ढूंढना चाहेगा. भाई वो 1-2 लाख रुपए अगर खर्च कर रहा है तो वो क्या चाहेगा? मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले जहाँ से मेरी ट्रेडिंग अच्छे से कंप्लीट हो, है ना. सो क्या लगा यहाँ पर? बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज. ठीक है, अगर आप कोई कोर्सेज को सर्च कर रहा है तो भी मिल जाएगा. बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई लिखेगा तब भी आएगा. बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया अगर कोई लिखेगा तब भी यही पेज दिखाई देगा. तो समझ में आ रहा है? तो यानी कि एक, जब हम लोग पेज का टाइटल सेव करते हैं ना, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी ऑफरिंग क्या है. ठीक है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारा ब्रांड नेम क्या है, ये तीनों चीज़ें आपकी साइट में होनी चाहिए. तो आप देख सकते हो हमारी ऑफरिंग क्या है, एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट. ठीक है, कीवर्ड ये हो गए हमारे, हमारी ऑफरिंग भी इसी के अंदर आ गई, हमारी लोकेशन भी आ गई, हमारा ब्रांड नेम भी आ गया इसके अंदर. तो इसलिए अरीना एनिमेशन लिखने पर ये साइट नंबर 1 पर आपको दिखाई देती है. अब ये क्या है? इन इंडिया. क्योंकि ये जो साइट है ये किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये अरीना की ऑफिशियल साइट है. अगर हम लोग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो जैसे आप अगेन लिखिए अरीना एनिमेशन, एंटर करिए, तो देखो ये आ गई मेन वेबसाइट. इसके बाद आपको साउथ एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त किसी का ऐड नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि इस टाइम पर कोई सर्च नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबका सोने का टाइम होता है ना. ऐड जो स्टार्ट होगा वो 9-10 बजे के बाद जाकर कहीं चालू किए जाते हैं, नहीं तो खामा कहाँ चलता रहेगा. अब जैसे मैंने ढूंढा, मैंने देखा, क्लिक कर दिया, पैसे कट जाएंगे. तो इसलिए कोई नहीं चलाता है ऐसे टाइम पर ऐड, है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? लोकल SEO, जिसमें साउथ एक्सटेंशन टॉप पर आ रहे हैं. फिर आपका यहाँ पर दिखाई देगा अपना फिर से अरीना. ठीक है, यहाँ पर कनॉट प्लेस, ऐसे आप देखोगे और नीचे क्लिक कर साकेत आपको दिखाई देगा. अब आप यहाँ पर देखो अरीना एनिमेशन दिल्ली. ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग, ये तो इसको पता चल रहा है ना गूगल को कि हम लोग कहाँ से सर्च करें, तभी तो उसने मुझे साउथ एक्स दिया. तो उसने मुझे कौन सी वेबसाइट दी थी? दिल्ली के नाम से. फिर क्या है? CP. ठीक है, इंस्टाग्राम, फिर नीचे जस्ट डायल, शिक्षा, जस्ट डायल, इस तरह से. अब यहाँ पर एक और
डोमेन हमें दिखाई देता है arenaanimationindia.com, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। जब आप कभी भी अरीना एनिमेशन सर्च करो तो इसी के ऊपर आपको गूगल ऐड चलते हुए दिखाई देगा। तो जब हम लोग उसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम लोग सेंटर चूज़ करेंगे, साउथ एक्सटेंशन, प्रीत विहार, पीतमपुरा, कमला नगर, अरीना DU नॉर्थ 18 और 62, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे सेंटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटर हैं सारे हमारे अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके से। अब ये वाले मेटा टैग का क्या काम है, मान लीजिए कि आपने अपने पेज का URL जो है वो कॉपी किया और शेयर कर दिया किसी के साथ। हमने इस URL को कॉपी किया, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको व्हाट्सएप पर लेके आता हूँ, ओपन कर लेते हैं व्हाट्सएप। क्या दिखाई दे रहा है, जब मैं इस लिंक को किसी को शेयर कर रहा हूँ ना, तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, अरीना एनिमेशन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अरीना एनिमेशन, चेकआउट एंड एनरोल योरसेल्फ इन वेरियस एनिमेशन कोर्सेज, और एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। या अगर मैं ये ना करके मैं यहाँ पर एक फेसबुक ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब फेसबुक पे हमें पता होता है कि हम लोग पोस्ट वगैरह ऐसे डाल सकते हैं ना। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं, लोकेशन वगैरह इसको अलाउ कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आके उस URL को जो है ना पेस्ट कर दिया, तो क्या दिखता है, अपना फोटोग्राफ बन गया यहाँ पर। तो कई बार क्या होता है कि आप जब अपनी कोई फ़ोटो डालते हो ना, तो उसमें कोई लिंक नहीं लगता, आप जब उसे क्लिक करते हो फोटो पे तो फ़ोटो बड़ी होकर खुल जाती है। बट इसके केस में क्या होगा कि अगर कोई विजिटर इसको क्लिक करेगा ना, तो वो इस साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, समझ है ना। सो ये सब क्या है, ये पॉसिबल होता है इस सेक्शन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर टाइटल, URL टाइप, डिस्क्रिप्शन, इमेज, साइट नेम, सब कुछ मेंशन है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला, और जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये नीचे जिस पर लिखा है ट्विटर, तो ये ओनली फॉर ट्विटर है, और ऊपर वाला जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सभी के लिए, व्हाट्सएप भी हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पर काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के लिए नीचे वाला। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ अरीना एनिमेशन, चेकआउट एंड एनरोल योरसेल्फ इन वेरियस एनिमेशन कोर्सेज। यही तो पढ़ा था हमने व्हाट्सएप के ऊपर, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। साइट का नेम क्या है, arenaMultimedia.com, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी मेंशन है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, अरीना मल्टीमीडिया, अरीना एनिमेशन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये अरीना मल्टीमीडिया, अरीना एनिमेशन, दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है ना। देखो क्या है कि पहले ना एनिमेशन नहीं था, पहले अरीना मल्टीमीडिया के नाम से ही था। बाद में क्या हुआ कि इसको एनिमेशन नाम दे दिया गया। पहले हम लोग अरीना मल्टीमीडिया ही लिखते थे, ठीक है। लेकिन मल्टीमीडिया क्या है ना, काफ़ी ब्रॉड टर्म है। तो मल्टीमीडिया के अंदर जैसे अब आप सोचें कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, वो भी एक मल्टीमीडिया के अंदर ही आ गया। तो उसको रिफाइन करके सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन के ऊपर लेके आ गए हम लोग, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इन इंडिया आपको मिलेगा अरीना एनिमेशन, इंडिया से बाहर आपको मिलेगा अरीना मल्टीमीडिया के नाम से, क्योंकि आप जहाँ से कोर्स करो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। हेड ऑफिस जो है इसका वो आपका बॉम्बे में है, रीजनल ऑफिस जो है इसका नोएडा में है। तो हर एक रीजन के हिसाब से, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो सबके अलग अलग RO होते हैं, रीजनल ऑफिस। लेकिन हेड ऑफिस पूरी दुनिया की जो है वो एक ही जगह बॉम्बे के अंदर। यानी कि अगर कोई मान लो दुबई में कोर्स करे तो उसका सर्टिफिकेट भी बॉम्बे से ही रिलीज़ होगा, ठीक है। तो 100+ जो सेंटर्स है ना अरीना के, वो आउट ऑफ इंडिया है, और 250+ इन इंडिया है। इस तरह से इवन जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ पर भी अरीना है,
बस फ़र्क ये है कि जहाँ अभी आप हो ये फर्स्ट है। चल, तो ये क्लियर हुआ मेटा क्या काम करते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली दिखा दिया कि इस तरह से हेड के अंदर अवेलेबल होगा। देखो दिखाई दे रहा है हेड, यहाँ से हेड चल रहा है और ये सब CSS लिखा होता है, ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर देखो हेड आपके क्लोज हो रहा है इस तरह से। ये सब हमें ही लिखना होता है। हाँ, तो समझ में आया ना मेटा हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब मैं अपना लिंक किसी को शेयर करूँ तो खाली लिंक ना जाए, मेरी पूरी उसके अंदर एक आइडेंटिटी जाए किसी के पास। किसी लिंक्स में जाती है तो उसमें फोटोज नहीं आती। हाँ, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन नहीं होती, मेटा लोगों को पता नहीं होता। अब होता क्या है, देखो आज की डेट में सो मैनी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, हर बंदा वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि जिसने भी थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब से ज्ञान ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया, आ गया। लेकिन क्या मैंने सही पढ़ा, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए कहते हैं कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में ऑनलाइन कोर्सेज का कल्चर तो चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर तुम्हें कोई लाइव क्लास नहीं दे रहा है तो भी तुम्हारे लिए गलत है, समझ गए ना। या तो आप वो क्लास लो जो क्लासरूम की रिकॉर्डेड सेशन हो, जैसे मैंने आपको अपना सेशन दिया रिकॉर्ड करके, तो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर, जो अभी हम लोग बात करें ये भी देखो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे होता है ना कि मान लो कि आप एक क्लास नहीं आए, बाकी आपके क्लासमेट आए, आप पूछो क्लास में क्या डिस्कस हो गया, अरे कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ था, उसके लिए हो सकता है ना हो, मे भी हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए मैं सेशन पूरा रिकॉर्ड कर दें ताकि कहीं भी कुछ छूटे ना, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हम लोगों ने समझा, वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। सो मेटा टैग्स आर टैग्स दैट आर इंक्लूड इन द हेडर ऑफ अ वेब पेज। सो मेटा टैग्स, these tags have various attributes that can be used to provide information about a web page। तो जैसे कि पहला क्या है, टाइटल। सो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक टाइटल के नाम से टैग दिखाई देगा, दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा अवेलेबल है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी हम लोगों ने देखा, दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन। और कौन सा टैग यहाँ पर अवेलेबल है, मेटा कीवर्ड्स। चेक करेंगे क्या यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। तो अगर कोई सर्च करता है अरीना एनिमेशन, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, लर्न विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 कीवर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख डालते हैं कीवर्ड्स का, उनको पता ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो। सीधी सी बात है, हो सकता है अरीना एनिमेशन, VFX, 2D 3D गेमिंग सब कुछ सिखा रहा है, बट वो सब एक पेज पे तो नहीं सिखा रहा होगा ना। यानी कि जब विजिटर मेरी वेबसाइट के ऊपर आया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या मेरे पहले पेज पर ही है, नहीं है ना। तो यही हम लोग गलतियां कर जाते हैं। आपको उतना ही कीवर्ड डालना है जितना उस पेज के ऊपर उससे रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल हो। अब क्या हुआ, सर्चर ने सर्च किया 2D एनिमेशन, लेकिन वो पेज जो है वो है 3D एनिमेशन का, तो यानी कि सर्चर की जो इंटेंट थी उससे डिफरेंट हो गया। तो क्या भाई इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट है, गलत वेबसाइट बंद करो। जबकि आपके पास वो डेटा था लेकिन उस पेज पर नहीं था, डिफरेंट पेज पर था। तो कभी भी कीवर्ड के साथ ना ऐसा नहीं करना है कि पता चला आप ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, बेच रहे हो मिक्सर जूसर, लेकिन कीवर्ड लगा रखा आपने टीवी का, तो वहाँ पर आप पहुँच गए मिक्सर जूसर की कैटेगरी में, टीवी को सर्च कर, तो गलत हो गया ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो समझ में आया ना कि कीवर्ड कितने लगाने होते हैं, 4-5 कीवर्ड इज़ मोर देन इनफ, 10 से ज़्यादा तो डालने ही नहीं है। इसको कुछ ऐसा समझो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा जो होता है ना पानी में डूब रहा होता है, सुनी होगी, ठीक है। एक बंदा जो होता है ना वो पानी में डूब रहा होता है, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, ठीक है, कि भाई मेरे साथ कभी कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो मैंने ईश्वर की इतनी पूजा अर्चना की है, मुझे बचा लेंगे, ठीक है, सही है। अब जब वो डूबने लगा तो उसने भाई सब याद करा, हे भगवान, हे महादेव मुझे बचाओ। अब महादेव चले बचाने, इतनी देर में भाई साहब उसने कीवर्ड बदल दिया, हे विष्णु भगवान मुझे बचाओ। अब देखा जाए तो सब लोग जितने भी देवी देवता हैं सब एक से तो निकले। अब भाई साहब विष्णु भगवान का गेटअप लेने लग गए, इतने में कहता हे ब्रह्मा मुझे बचाओ। तो भाई साहब जब वो मर के पहुँचा ऊपर तो कहता है प्रभु मैंने आपको इतना याद किया लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। तो कहते मैं हर बार आया लेकिन तुमने जैसे ही मैं पहुँचता तभी तुम नाम बदल देते। अब मैं तुम नाम ले रहे हो ब्रह्मा का, आ जाए शिव बचाने, तो सही नहीं लगेगा ना। तो मैं वही बन के आता जिसको तुम याद कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हें कोई बचा नहीं पाया। तो एक बोट पर तैयार रहो ना कि
10 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। कहते हैं ना 2 कश्ती में चलोगे तो जब तक पैरेलल चलें सही है, अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन आएंगे तो तुम हो जाएगा काम। तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपका पेज किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को ऑफरिंग को लेके चल रहा है तो उस पर वही डेटा है जो सर्चर सर्च कर रहा है, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप अगर इस पर देखोगे तो यहाँ पर अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे कीवर्ड अगर आप यहाँ देखोगे तो अरीना एनिमेशन बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, लर्न विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कोर्स का जिक्र नहीं हुआ क्योंकि पहले पेज पर कोर्स तो है ही नहीं है ना। कोर्सेज का ट्रिगर ज़रूर है कि अगर विजिटर चाहे तो वो कोर्सेज में जा सकता है यहाँ पर क्लिक करके, और उसके बाद उसको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर उसको ज़रा कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कीवर्ड देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर आप देखें अब लिखा रहा है वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज, अफोर्डेबल VFX कोर्स, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर 2 ही कोर्सेज को टारगेट किया। उसके बाद फिर से क्या, एनिमेशन कोर्सेज इन इंडिया, अरीना एनिमेशन कोर्सेज, कीवर्ड बदल गया, अब कोर्सेज हो गया। अब मैं इसके बाद में अगर किसी पर्टिकुलर पेज पर जाता हूँ लाइक VFX, फिर से कंट्रोल यू दबाएंगे तो कीवर्ड फिर चेंज होगा। आप देखो VFX कोर्स डिटेल, VFX ट्रेनिंग, VFX लर्निंग, VFX मेकिंग, VFX इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पर किसी दूसरी चीज़ की तो बात नहीं कर रहा ना, तो क्लियर हो गया ना कीवर्ड कैसे लगाने होते हैं। जिस पेज में जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वही कीवर्ड लगेगा, ये नहीं कि भाई कुछ भी चले जा रहा है वहाँ पर। यही एल्गोरिथम सारे सोशल मीडिया में चलता है। हाँ, जो कहना चाह रहे हो बस उसी पे टिके रहो। ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ VFX जी हम 2D भी कराते हैं, हम 3D भी कराते हैं, भाई VFX की बात चल रही है ना, उस पर टिके रहो, उससे भटकना नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर पेज होगा 2D 3D का तो विजिटर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा 2D 3D के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख लिया कैसे काम करती हैं चीज़ें। अब हम लोग थ्योरी को ज़रा डिस्कस करते हैं। मेटा में क्या दिखाई देता है, रोबोट्स। रोबोट्स को भी हम लोग देखेंगे क्या ये मेंशन है या नहीं है। बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। लगा हुआ है ना, रोबोट्स में ऑल लगा हुआ है। और ये रोबोट्स क्या है, यानी कि बॉट्स, यानी कि हो सकता है गूगल, हो सकता है याहू, हो सकता है अमेज़न, हो सकता है बिंग, जितने भी आपके सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के अपने खुद के बॉट्स हैं। जैसे एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का एप्पल बॉट होता है, गूगल का गूगल बॉट होता है ना, याहू का जेमिनी होता है, सबके अपने अलग अलग हैं। अब होता क्या है कि यही बॉट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। तो रोबोट्स ऑल का मतलब ये हुआ, हमने ये बोला है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, ऑल लिखा है ना, तो आपका चाइना का जो होता है, ठीक है, बाइडू वो भी काम करेगा, रशिया में जैसे चलता है वाइनडेक्स वो भी काम करेगा, जैसे डक डक गो वो भी काम करेगा, याहू वो भी काम करेगा, अमेज़न वो भी काम करेगा, एप्पल वॉट वो भी काम करेगा, गूगल वॉट वो भी काम करेगा। जितने भी सर्च इंजन्स हैं हमने सभी को बोला कि हमारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट कर लो, तो ये बताना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, साइट ओनर क्या करता है, अपने यहाँ पर लिखता है robots.txt, ठीक है। अब ये ऐसे सर्च करो, क्या लिखा रहा है, यूज़र एजेंट स्टार लगा हुआ है। यूज़र एजेंट का मतलब कि जितने भी बॉट्स हमने सबको अलाउ किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ओनली गूगल बॉट तो सिर्फ गूगल ही ले सकता है मेरे पेज से इन्फॉर्मेशन, बाकी किसी भी सर्च इंजन को मैंने अलाउ नहीं किया हुआ है। समझ गए। तो जितनी भी वेबसाइट्स बनती है सभी के रूट पर एक फाइल होती है robots.txt के नाम से। अब हमने यहाँ पर इसको एक चीज़ और बताई हुई है, साइट मैप। साइट मैप क्या है, arenamultimedia.com sitemap.xml। XML फाइल को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी वेबसाइट के अंदर जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं सबके बारे में बताएगी, ठीक है। तो यानी कि आज की डेट में मॉडर्न एरा में गूगल एक एक पेज को चेक नहीं करता ऐसे। वो क्या करता है, आप मुझे साइट में बता दो, मैं सब पता लगा लूँगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने पेज हैं। अब यहाँ पर देखो लैंडिंग जो पेज है उसके ऊपर लिखा है चेंज फ्रीक्वेंसी वीकली है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीकली 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 इस तरह से लगा हुआ है। तो वीकली का मतलब क्या है कि एक बार आपकी साइट को गूगल ने इंडेक्स कर लिया, हर हफ्ते जो बॉट्स होते हैं अलग अलग उसके सर्च के, वो आएंगे और आपको चेक करेंगे कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है तो वो अपडेट कर लेंगे अपने पास, नहीं तो चले जाएंगे वापस। समझ गए।
इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो जैसे यहाँ वीकली है, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होती है, क्योंकि एक बार कोर्स बना दिया तो साल भर के बाद ही नया कुछ आता है उसके अंदर, है ना। लेकिन अब जैसे कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर हर मिनट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कि ANI का हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था, आज तक का हम लोगों ने जिक्र किया, हर मिनट में कोई ना कोई इंसिडेंट घटित हो रहा है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज, ठीक है। तो यानी कि मैंने अगर 1 मिनट पहले अगर कोई न्यूज़ पोस्ट की, सर्च इंजन्स को पता चल गया कि भाई कोई न्यूज़ यहाँ से पब्लिश हुई है, फटाफट से कैप्चर करो, दिखाओ लोगों तक, समझ गए ना। तो फ्रीक्वेंसी का रोल समझ में आया। तो वापस आते हैं इधर, समझेंगे इस चीज़ को। तो ये इन सब का रोल समझ में आया। रोबोट्स क्या होते हैं, बात करते हैं मेटा टैग्स में टाइटल टैग की। सो पेज टाइटल्स इन्फॉर्म द यूजर्स एंड सर्च इंजन्स अबाउट द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ वेब पेज। यानी कि आपका टाइटल जो है ना वो इतना अमेजिंग होना चाहिए जिसमें आप वन लाइनर में पूरे पेज की बात समझा सको कि बेसिकली ये पेज किस तरह की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, है ना। they are created using the title tag that is ideally unique for each page on website। अब ऐसा ना हो कि आपने बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया सभी पेजेस पर लगा दिया, अगेन तुमने गूगल को कंफ्यूज कर दिया भाई इस पर दिखाना कौन सा पेज है। हम बात करें बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया को और लिखा आ रहा है वेब डिज़ाइनिंग, तो पहले इंस्टीट्यूट के बारे में तो मुझे बताओगे ना, तभी तो मैं कोर्स करूँगा तुमसे। मुझे ब्रांड का पता नहीं और तुमने सीधे मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया कि भाई ये कोर्स कर लो। करना है ठीक है, लेकिन लेटर ऑन पहले मुझे ब्रांड भी साथ में चाहिए, है ना भाई। सीधी सी बात है, आपको 12th करनी है फॉर एग्जांपल, या आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आप उससे पहले ये तो प्लान करोगे ना कि कहाँ से यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। ऐसे तो नहीं कर सकते ना डायरेक्ट हम लोग। या इसको ऐसा समझो लेमन लैंग्वेज में कि भाई मुझे तुम्हें कोई कोरियर भेजना है, ठीक है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, सारी चीज़ पता है, लेकिन एड्रेस नहीं पता, तो कोरियर तुम तक कैसे पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा ना। तो सबसे पहली चीज़ स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले आपको जो दिखाना है वो लैंडिंग पेज से शुरुआत करनी है, ताकि यूज़र जो चीज़ करना चाह रहा है, हो सकता है मुझे वेब डिज़ाइनिंग करना है, लेकिन मुझे तुम्हारे लैंडिंग पेज से जाके ये पता चला नहीं वेब डिज़ाइनिंग के साथ में एक कोर्स होता है ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो मैं ये भी ले सकता हूँ शायद। कई बार क्या होता है आप लेने कुछ और जाते हो, जैसा होता है ना मॉल का एग्जांपल लो, आप लेने कुछ और जाते हो लेकिन साथ में 4 चीज़ें और ले आते हो। तो मॉल का कल्चर इतना ज़्यादा क्यों फल फूल गया, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्ले में सामान इतना लगा होता है कि आपको याद आ रहा है नहीं ये भी लेना था, ये भी खत्म हो रहा है, ये भी चाहिए था, ये भी खत्म हो रहा है। अगर आप फ्री माइंड से तरीके से चेकआउट करोगे तो आपको 10 चीज़ें पता चल जाती जो कि आपकी इन्वेंट्री में खत्म हो रही हैं और आप वो चीज़ें ले आते हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप फालतू की चीज़ें लेके आ जाते हो। अब फालतू की चीज़ें कौन लेके आएगा, जिसके पास कैश फ्लो की दिक्कत नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें कौन लाएगा, जिसके पास लिमिटेड कैश है, भी 1000 रुपये हैं, जो लेना है इसमें लेना है, ठीक है। तो अगर उसको कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो किसी और चीज़ को लेस करेगा अपनी इन्वेंट्री में से, भी इसको छोड़ देते हैं बाद में देख लेंगे, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जिसके पैसे की दिक्कत नहीं कि वो एक उसके अंदर 10 चीज़ें एक्स्ट्रा और डाल के ला रहा होगा, जिसकी ज़रूरत है या नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, है ना। तो टाइटल का रोल क्लियर हुआ। तो टाइटल क्या होगा, हर एक पेज का, अगर मेरे 20 पेज हैं वेबसाइट के अंदर, 20 का टाइटल डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम नहीं चल सकता। सेम चलाओगे अगेन एल्गोरिथम को कंफ्यूज करेंगे आप, ठीक है। तो टाइटल टैग दैट इज ideally unique for each page on website. The title tag is placed in the head section of the HTML web page. The keyword in the title tag can include the following information, like जैसे कि name of the website और business name such as AppTech Learning Services या AppTech Computer Education. So ये क्या हो गया, हमारा business हो गया. Then geographic location such as China, USA, South Africa. तो जैसे हम लोगों ने देखा बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, अरीना एनिमेशन, तो ये तीनों चीज़ें आ रही हैं ना उसके अंदर। देन मेन ऑफरिंग और फोकस एरिया सच एज ऑफशोर कंटेंट डेवलपमेंट और पाइनियर इन आईटी एजुकेशन। तो ये क्या हो गया, हमारी ऑफरिंग हो गई इसके अंदर, है ना। एग्जाम्पल बात करेंगे डिस्क्रिप्शन। द डिस्क्रिप्शन टैग इज यूज टू ऑप्टिमाइज अ वेब पेज. इट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ कंटेंट ऑन द वेब पेज. सम गाइडलाइंस फॉर प्रॉपरली यूजिंग मेटा डिस्क्रिप्शन इन अ वेब पेज आर एज फॉलोज. एंश्योर दैट द मेटा डिस्क्रिप्शन यूज्ड are of high quality. Ensure that the meta tag includes structured information relevant to the web page. For larger database driven websites such as e-commerce website, manual description can be impossible. अब फ्लिपकार्ट है, मैं एक सेलर हूँ, मैंने वहाँ पर जाके अपनी 500 टी शर्ट्स मेरी इन्वेंट्री में आई है, मैंने अपलोड कर दी। आप 500 टी शर्ट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये उन्हीं साइट पर पॉसिबल होता है जहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में पेजेस पब्लिश हो रहे हैं। Ensure that
अ मेटा डिस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज ऑन द वेबसाइट। बात करते हैं रिच स्निप्ट्स। रिच स्निप्ट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मार्कअप content to the search engine. Rich snippets are not mandatory for search engine friendly design. Various search engines provide tools to create rich snippets. तो इसके लिए टूल आते हैं जो आपको बताते हैं भाई ये पर्टिकुलर पेज किस दिन पब्लिश हुआ, ये पर्टिकुलर पेज किस दिन पब्लिश हुआ, ये पर्टिकुलर पेज किस दिन पब्लिश हुआ, इस तरह से आपको दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा जो रिच स्निप्ट्स अरीना एनिमेशन का आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर मैं इसको सर्च करूँ तो देखो ये हमारा मेन साइट है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लिक होने वाली चीज़ें क्या है, विजिटर क्या सबसे ज़्यादा देख रहा है, कोर्सेज, शॉर्ट टर्म, न्यू टेली, लोकेट अ सेंटर, प्लेसमेंट सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लिक होती हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ किधर गया, ये रहा। Keyword research. Keyword are popular terms that are attributed to a certain website. The right keyword must be selected to direct the user to accurate and useful results. Keywords form the foundation of SEO and play an important role in optimization. An SEO consultant must take care to determine and shortlist keywords that are most relevant to the products or services offered by the website. A web page containing repeated keywords may be considered spam. अब आप लोग को मैंने जितने भी पेज खोल के दिखाए थे सभी के अंदर कीवर्ड होते हर बार अलग थे। अब आप एक ही कीवर्ड बार बार कहे जा रहे हो, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तो ये एल्गोरिदम अब काम नहीं करता। ये बहुत पहले चलता था। आज की डेट में गूगल ये कहता है अगर तुम इस तरह की चीज़ें बोलोगे ना तो मैं आपको ब्लॉक मार दूंगा, ब्लैक लिस्ट कर दूँगा। ये इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे क्या होता है ब्लैक हैट, यानी कि चीज़ों को आप ओवर स्टफ नहीं कर सकते। साइट मैप एंड robot.txt ये तुमने देख ही लिया, दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अ साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू सर्च इंजन्स फॉर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। साइट मैप्स हेल्प सर्च इंजन्स टू क्लासीफाई कंटेंट ऑन वेबसाइट। अब साइट मैप के भी टाइप होते हैं। गूगल को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है XML। अभी जो हमने यहाँ पर साइट मैप खोला था वो XML है, दिखाई दे रहा है। इसका बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये चलता है। पुराने टाइम में ये हमारे ये चलते थे TXT साइट मैप, RSS और भी होते हैं, वीडियो साइट मैप भी होते हैं, आपके HTML साइट मैप भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो गूगल को पसंद है वो XML साइट मैप होता है ना। सो टाइप्स ऑफ साइट मैप, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML, RSS जिसको बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी, एंड थर्ड इज टेक्स्ट फाइल। सो robot.txt का रोल समझेंगे क्या होता है। तो robot.txt फाइल is a text document that is placed in the root directory of the website। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट है www.flipkart.com/ तो वहाँ पर क्या होगा, sitemap.xml और robot.xml बिल्कुल रूट पर होने चाहिए। मतलब उसके आगे आपने किसी पाथ को नहीं बताना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना अरीना एनिमेशन, तो हमने यहाँ पर देखो ये पाथ बने हुए हैं, इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर उसके अंदर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई सीधे यहाँ पर लिखो robots.txt, यानी कि डोमेन नेम के जस्ट बाद अगर मैंने ये लिख दिया दिस इज़ अ रूट, ठीक है। मेन फोल्डर पे हमारा ये दो फाइलें होती हैं robot.txt और sitemap.xml। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इमीडिएट रूट पर होनी चाहिए, डोमेन के जस्ट बाद में मिलनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइट्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस सर्च कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ साइट मैप .xml, तो देखो खुल गया। यहाँ पर हर वेबसाइट ऑनर इसी तरह की प्रैक्टिस को यूज़ करता है। तो ये हमने देखा, द फाइल कंटेन इंस्ट्रक्शन दैट इन्फॉर्म टू सर्च इंजन्स अबाउट व्हाट दे आर अलाउड और नॉट अलाउड टू एक्सेस वाइल क्रॉलिंग द वेबसाइट। अब मान लो कि जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको ओपन कर पाता हूँ, जूम कर सकते हैं तो आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यूज़र एजेंट में क्या लिखा हुआ है, गूगल बॉट, है ना। ओनली गूगल के लिए ये डिज़ाइन है। डिसअलाउ प्रिंटेबल, डिसअलाउ JS, डिसअलाउ प्रिंट अंडरस्कोर कैटेगरी, डिसअलाउ मोड इक्वल टू एडवोट। मतलब डिसअलाउ में हमने ये चीज़ें बता रखी है भाई इन चीज़ों को आपने अपने पास इंडेक्स नहीं करना है। अब यूज़र एजेंट नीचे क्या लिखा है, ऑल को हमने क्या बोला कि भाई एडमिन का जो फोल्डर है वो नहीं आपने लेना, कैटलॉग का जो फोल्डर है वो नहीं लेना, कस्टमर का फोल्डर वो नहीं लेना, फाइल्स का फोल्डर वो नहीं लेना, इमेजेस इंक्लूड मेल मॉड्यूल
ये सारी जो कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं ये सब नहीं लेनी है आपने। आपने इनको छोड़ के जो बचा सब ले लो। देखो क्या होता है, अलाउ डिसअलाउ, यानी कि आप यहाँ पर डिसअलाउ में ये सब चीज़ें लिख देते हैं इस तरह से। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, एक साइट एडमिन होता है, कस्टमर होता है जो अपना अकाउंट बनाते हैं। तो भाई कस्टमर को मुझे, मान लो कि तुम्हारा एक नाम है, अब तुम्हारे नाम को मैं गूगल में इंडेक्स क्यों कराऊँ, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? मेरे को तो अपनी प्रोडक्ट सर्विस से मतलब है ना भाई। मैं 4 इन्वेंट्री मेरे पास, लाइक पानी की एक वाटर बॉटल है, मुझे ये सेल करनी है, अब इसकी जगह पर बाकी सब आ रहा है, यही नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा? मेरा अल्टीमेटली काम क्या है, मुझे अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट कराना है, ना कि मुझे अपनी साइट के विजिटर को लिस्ट करवाना है। सो जो मुझे नहीं दिखाना होता हम लिखते हैं डिसअलाउ। अब डिसअलाउ ही लिखा हो यहाँ पर, अलाउ कुछ नहीं है, तो जो बचा वो अलाउ है। समझ गए? जो रह गया इसके बाद में वो है सब ऑटोमेटिक अलाउ। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, साइट मैप का इसमें जिक्र नहीं है, बट जब मैंने अरीना के पेज का जिक्र किया था तो यहाँ पर क्या था, डिसअलाउ में फ्रंट एंड बिजनेस पार्टनर कैंपेन लैंडिंग फ्रॉम, ये डिसअलाउ है। अलाउ के अंदर हमने पाथ लगा के लिख दिया, सब कुछ अलाउ है, बस ये मत लेना। ठीक है, कि ये नहीं लेना है आपने, बाकी सब ले लो। यानी कि अलाउ मतलब स्लैश कि इस डोमेन के बाद जो बचा वो सब ले लो। क्लास के लिए मना है आज की? बताया तो सारा सॉफ्टवेयर का क्लास है 2 बजे के बाद क्लास है। नहीं नहीं आई नो, फिर मैंने उसे सुमेंद्र सर से अपडेट नहीं ठीक है, तो नेक्स्ट साइट मैप। तो हमने क्या बोला कि ये जो साइट मैप है ये आपको आज के मॉडर्न उसमें अपनी robot.txt में बताना होता है कि भाई इसको अगर मैंने बता दिया गूगल को तो क्या होगा। अब गूगल को ना एक एक करके फाइलें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी फाइल एक जगह बना के दे दी उसको एक साथ साइट मैप के अंदर। ठीक है, अलाउ डिसअलाउ है, ये जो ओनर्स है हाँ। वो करते हैं कि भाई ये चीज़ दिखाना, ये चीज़ दिखाना। देखो ओनर को तो वेबसाइट का भी नहीं पता होता ना। अगर ओनर को ये सब चीज़ें पता होंगी फिर तो बात ही कुछ और होगी। या तो ओनर वो हो कि जो पूरा टेक्निकल हो। अभी मान लो कि मैं एक लाला पर्सन हूँ, मुझे पता है कि भाई ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लाने और कौन से मार्केट में बेचने, लेकिन अब चल पड़ा ऑनलाइन का सिस्टम। तो मेरे पास कोई ना कोई कंपनी होगी जिसको पता है भाई इस बंदे का टर्नओवर बहुत अच्छा, खारी बावली के अंदर एग्जांपल के तौर पर, और इस बंदे की वेबसाइट बना दो एक ऑनलाइन, ताकि इसके पास ऑनलाइन ऑर्डर, तो मतलब क्योंकि खारी बावली काफ़ी कंजस्टेड एरिया है पुरानी दिल्ली के अंदर जहाँ पर मसालों का और ड्राई फ्रूट्स का काम होता है। तो अब एक XYZ लाला है जिनका बहुत अच्छा नाम है, लोग उनसे सामान लेने डायरेक्ट भी जाते हैं। अब जब उस बंदे का नाम इतना ज़्यादा फेमस हो गया तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके पास। ठीक है, तो जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें उस बंदे को तो ABCD कुछ मालूम नहीं है, तो वो क्या करेगा, कोई कंपनी आएगी जो उसके लिए वेबसाइट बना के चली जाएगी, सारी चीज़ सेट कर जाएगी, सर यहाँ से आपके ऑर्डर आएंगे, तो एक बंदा उसको बैठाना पड़ेगा जो ऑर्डर देखे और उसको डिस्पैच करवाता रहेगा। भाई उसके पास लेबर तो पूरी लगी हुई ना, उसके पास ऑर्डर है भाई 5 किलो काजू भेजने किसी को इस पर्टिकुलर एड्रेस पर, उसने कोरियर बना के रेडी कर रख दिया, डिलीवरी वाला बंदा आया लेके चला गया उसको। या फिर हो सकता है उन्हें कहीं पर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़े। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑर्डर हुआ एग्जांपल के तौर पर, तो साइट ओनर को कुछ नहीं पता होता। हो सकता है 5% लोगों को पता हो, 95% लोगों को नहीं पता होता। तो ये काम जो कंपनी बनाएगी वेबसाइट उसका होता है। ये सब चीज़ें भी देखना हाँ, तभी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्कस क्यों करता तुमसे। कि आप मैं आगे जाके नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तुम्हें इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो क्या खाली प्रेजेंटेशन पढ़ के निकल जाऊँगा, ये ऐसे ऐसे होता है, तुम कहोगे जी समझ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, लाइव वेबसाइट को ले जाके क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब कि मेरे इस रूम में 10 चीज़ें हैं, मुझे 5 चीज़ें गूगल को बतानी है कि ये आपको दिखानी है दुनिया को, बाकी 5 चीज़ें नहीं दिखानी। ठीक है, तो ये होता है अलाउ और डिसअलाउ। समझ गए, लेमन में समझो। हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मोबाइल सर्च। तो रोबोट क्लियर हुआ? जी जी तो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, वन इज़ यूज़र एजेंट एंड सेकंड इज़ डिसअलाउ। यूज़र एजेंट मतलब बॉट। ठीक है, तो हमने गूगल को ये बोला कि भाई गूगल जो है ये चीज़ें नहीं लेगा। हमने गूगल को ये बोला कि गूगल ये चीज़ें नहीं लेगा, लेकिन बाकी के जितने बॉट हैं वो इनमें से भी कुछ नहीं लेंगे। गूगल सिर्फ ये नहीं लेगा, बाकी के जितने बॉट हैं वो ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए ना? गूगल को हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है पूरी दुनिया में गूगल है,
तो मैं नहीं चाहता गूगल को इससे कोई मतलब हो, तो हमने स्पेशली बताया कि गूगल ये नहीं ले सकता। फिर हमने क्या बोला, जो बाकी के बॉट्स बचे वो ये भी नहीं लेंगे, जो नीचे की चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये नीचे जो हमारे बॉट्स बचे रिमेनिंग, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है लेने की, ठीक है, लेकिन गूगल ले सकता है। तो हमने गूगल को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये लेना नहीं है, अब गूगल ले नहीं सकता तुमसे। अगर तुमने नहीं बताया तो वो सब ले जाएगा, कूड़ा कचरा जो भी लेगा सब। अब तुम्हें जब अब वहाँ तुम पहुँचे लाइव, अब वहाँ पर लिखा रहा है तुम्हारा पेमेंट का पेज, फिर पेमेंट का पेज मुझे इंडेक्स करा के क्या फ़ायदा भाई? पेमेंट पे तो तभी जाएगा ना यूज़र जब वो कुछ ऐड टू कार्ट करेगा, और सीधे तुम पेमेंट के पेज पे ले जा रहे हो, या कार्ट के पेज को तुमने इंडेक्स करा दिया, तो कार्ट का इंडेक्स करा के क्या फ़ायदा भाई? हम तो ये तो प्रोडक्ट पे लेके जाना है, प्रोडक्ट होगा तो ऐड टू कार्ट होगा, ऐड टू कार्ट होगा तो पेमेंट होगी। अब बंदा कार्ट पे चला गया, कार्ट में कुछ है नहीं, तो क्या लॉजिक है उस चीज़ का? अब समझ में आ रहा है? तो यानी कि फ्लो वाइज जाएगा ना बंदा, तो वो चीज़ दो जिससे वो आगे के एक्शंस हैपन हो, ये नहीं कि एंड पर पहले बोल के स्टार्ट का पता नहीं। चलिए मोबाइल सर्च की बात करते हैं। विद मोर and more people accessing mobile to search more content, many search engines have provided mobile friendliness guidelines for website owner. Mobile friendliness for website is essential these days, else user or customer may not be able to view web pages properly. Search engines also provides mobile friendly searches to their user. Google also provide a tool to check for mobile friendliness of a web page. तो जैसे कि मैंने भी अपनी वेबसाइट में एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है जो कि अपने आप मोबाइल में दिखा देता है फ्लिपकार्ट कैसा दिखाई देगा मुझे, है ना। अब सीधी सी बात है भाई, मैं एक एंड्रॉयड चलाने वाला बंदा हूँ, मैं आईफोन तो लेके आऊँगा नहीं टेस्टिंग करने के लिए, तो मैंने क्या करा, दुनिया की जितनी डिवाइस हैं सबके यहाँ पर लगा लिया। अब मुझे अगर मान लो मैकबुक में चेयर चेक करना हो तो मैं मैकबुक थोड़ी ना लाऊंगा भाई खरीद के, मैंने मैकबुक में चेक कर लिया यहीं पर कि वेबसाइट सही चल रही है कि नहीं चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए ना। आपको जो डिवाइस पसंद आए, आपको एंड्रॉयड में चेक करना हो, मैं जैसे यहाँ पर 13 प्रो मैक्स के अंदर चेक कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है एकदम, या मैं जैसे Xiaomi 12 के अंदर चेक कर लेता हूँ, तो देखो फ़ोन वैसे चेंज हो जा रहा है ना अपने आप इस तरह से, तो टेस्टिंग होगी अपनी। अगर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा, मैं उसको फिक्स कर लूँगा अपनी वेबसाइट को, करेंगे पॉइंट। ऐसे आप टैबलेट वगैरह चेक कर सकते हो, हमारे पास टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। आईपैड में चेक करना चाहते हो आईपैड में चेक कर सकते हैं, ये देखो आईपैड आ गया। आईपैड को घुमा के चेक करना है, ऐसे घुमा के तो ऐसे चेक कर सकते हो, ये देखो सारे बटन आ रहे हैं अपने, वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह सारी चीज़ें, बढ़िया चीज़ है ना, टेस्टिंग हो रही है बढ़िया से, और क्या चाहिए। चलिए इधर आते हैं। मोबाइल सर्च, सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर अ मोबाइल फ्रेंडली पेज एज प्रोवाइडेड बाय गूगल आर एज फॉलोज। Do not use script on web page that do not run properly on mobiles. स्क्रिप्ट से मतलब क्या हमारा जावास्क्रिप्ट। जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट कम से कम हो, क्यों? क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई होगी रेस्पॉन्सिव कि वो मोबाइल टैबलेट डेस्कटॉप तीनों पे चल जाए। अब वो जो स्क्रिप्टिंग है वो मोबाइल पर नहीं चलेगी तो आपकी वेबसाइट सही से नहीं खुलेगी। सो आपने बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्क्रिप्टिंग का यूज़ करना है। आज की डेट में बच्चा जब अरीना आता है, सर मुझे वेबसाइट में ऐसा एनिमेशन चाहिए, वैसा एनिमेशन चाहिए, मुझे एकदम ज़बरदस्त वेबसाइट चाहिए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी वेबसाइट को कंप्यूटर पर चलाने वाले 10% लोग होंगे, 90% लोग फ़ोन पर चलाने वाले होंगे। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, तुम अगर फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना हो तो तुम कंप्यूटर से खरीदते हो कि मोबाइल से खरीदते हो? मोबाइल पर ज़्यादा हम लोग जाते हैं ना। या मैं ये फ्लिपकार्ट ये कहता है कि मेरा जो यूज़र है सबके पास लैपटॉप तो है नहीं। भाई सीधी सी बात है, खेत किसान वाले बंदे को बात करने के लिए फ़ोन चाहिए कि लैपटॉप चाहिए होगा? फ़ोन चाहिए होगा। फ़ोन उसके पास स्मार्ट होगा, क्योंकि आजकल में स्मार्टफोन इतना अफोर्डेबल बना दिए जो 5-6 हज़ार रुपये की रेंज में भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना। तो वो लैपटॉप में क्यों इन्वेस्ट करें नेसेसरी? तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है? मोबाइल यूज़र, ना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र। तो इसलिए मैं जो ऐड भी दिखाता हूँ तो मैं मोबाइल वाले को दिखाता हूँ, ना कि लैपटॉप और डेस्कटॉप वाले को। आते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप पर, लेकिन ना के बराबर, मतलब कम आते हैं। टैबलेट पर तो होते ही नहीं है। टैबलेट को तो हम मार्केटिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। तो टैबलेट का तो आप मान के चलो कि 1%। और टैबलेट कौन चलाते हैं? जैसे आज के में छोटे बच्चे होते हैं जो किंडर गार्डन, अपर किंडर गार्डन, लोअर किंडर गार्डन होता है, LKG UKG, वो चला रहे होते हैं, स्कूल्स वगैरह देते हैं, भाई ये लो राइम्स वगैरह, इस पर देख लो, बच्चा उसमें इंगेज है। तो उसको ऐड दिखा के मैं क्या करूँगा? क्या वो उसके पास एक बाइंग डिसीजन है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना? नहीं लेना है उसको ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
टेक्स्ट फॉन्ट यूज्ड शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बनाई बहुत बढ़िया लेकिन मोबाइल पर जाके आपका टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर arena-animation-india.com, अब इस वेबसाइट को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर इस वेबसाइट में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं तुम्हें। नेविगेशन बहुत छोटा है ना, टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा हर किसी को, है ना। ये तो समझ में आ जाएगा बट ये चीज़ रिकॉग्नाइज लीडर इन एनिमेशन वीएफएक्स, ये नहीं समझ में आएगी लाइन। और ये नेविगेशन के हिसाब से फॉन्ट बहुत छोटा है। अब ज़रा मोबाइल में आते हैं कि भाई मोबाइल पर इसका क्या रिजल्ट है। फ़ोन को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट वगैरह जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो जो एक तो बिल्कुल लेफ़्ट में जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल टच हो रहा है ना लेफ़्ट पर। यहाँ स्पेसिंग है, यहाँ नहीं है, तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ फ़ोटो बीच में आ रहा है, यहाँ फ़ोटो बीच में, यहाँ गैप ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे की पैडिंग सही नहीं है ना। जब ऊपर गैप है तो नीचे भी सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ पर मैटर के बीच में गैप ज़्यादा है, ये ग्राफिक सेंटर लाइन नहीं है ना, इस तरह की चीज़ें। तो कमियाँ पता चल रही हैं। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। टेक्स्ट मोबाइल डिवाइस पर भी एकदम पिक्सल परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि डेस्कटॉप पर तो दिख रहा है लेकिन मोबाइल पे क्या तो बहुत छोटा हो गया फ़ॉन्ट, क्योंकि जूम आउट हो जाता है ना कंटेंट सारा। कंटेंट शुड एडजस्ट एज पर स्क्रीन साइज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बाय यूज़र। अब मान लो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। अब फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट को बहुत अलग तरीके से बनाया है। अब मान लो कि एक बंदा इस वेबसाइट को ऐसे चेक करता है, छोटा करता आ रहा है, तो देख रहे छोटी होती आ रही वेबसाइट, लेकिन एक टाइम के बाद नीचे आप यहाँ नोटिस करेंगे एक स्क्रॉलिंग आपको दिख जाएगी। यहाँ नोटिस करेंगे, अरे वाह, इन्होंने इस अपडेट में फिक्स कर लिया इस चीज़ को। तो चलो हम लोग अमेजोन के साथ ट्राई करके देखते हैं। फिर आइए amazon.com। नाउ क्या दिखाई देता है, स्क्रॉलिंग है। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जब हम इस तरह का कुछ काम करें, कंटेंट शुड एडजस्ट एज पर स्क्रीन साइज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बाय यूजर्स। फ्लिपकार्ट ने फिक्स कर लिया क्योंकि फ्लिपकार्ट यूआई यूएक्स में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। तो अमेजोन के साथ ये बग है। अब अमेजोन के साथ ये जो दिक्कत आ रही है, क्या ये सही है गलत है, क्या ये गूगल इसको छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा, तो इसकी हम लोग बात करें। देखो, जिन वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन होता है उनका रिस्पॉन्सिव ना हो तो उनकी गलती माफ़ है। अब तुमने एक वेबसाइट बनाई अरीना एनिमेशन के नाम से, अब तुम्हारी वेबसाइट का मोबाइल ऐप तो है नहीं, और अगर तुम्हारी वेबसाइट में स्क्रॉलिंग आ रही तो तुम्हारे लिए गलत है वो, समझ गए ना। फ्लिपकार्ट ने कर लिया लेकिन फ्लिपकार्ट का होता नहीं था। तो मैं फ्लिपकार्ट की गलती पकड़ के दिखाऊंगा तुम्हें ज़रूर, कहीं ना कहीं इन्होंने गलती अभी छोड़ी होगी, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है ना कहाँ गलती होगी। चलो यहाँ आते हैं एग्जाम्पल के लिए, अब ट्राई करके देखते हैं। आ गई ना स्क्रॉलिंग, पकड़ेगा, हमसे थोड़ी ना बच जाएंगे भाई। डॉक्टर, वकील, इनसे चीज़ छुपती थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं तुम्हारे मुँह से चीज़ें अपना बाहर आई जाएंगी। डॉक्टर आपकी बीमारी को देख के लाइफ बता देगा कब से चल रही है। तुम चाहे बोले जी अभी तो मुझे 10 दिन पहले ही बीमारी हुई है, उसे तो पता होगा ना कि भाई कितने टाइम में कितना आपके अंदर डैमेज करेगी वो चीज़, उसे साफ पता चल जाएगा ऑर्गन्स देख के, या आपकी कंडीशन देख के, आपके नेल्स देख के, आपके टंग देख के, आपके आइज़ देख के। डॉक्टर अलग अलग तरीके से चेक करते हैं ना, कहते हैं नेल्स दिखाओ, टंग दिखाओ, आँखें ऐसे करो, फिर अपना स्टेथोस्कोप लगाएगा, सब चीज़, तो उसको पता चल जाएगा भाई क्या है एक्चुअल में। तो पेशेंट तो झूठ बोलता ही बोलता है, जी मैंने कुछ नहीं खाया, खट्टा खाया था, नहीं खाया था, चाहे गोलगप्पे खा के बैठा हो। समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीज़ है। अब यहाँ पर क्या, बटन्स और लिंक दैट आर क्लिकेबल शुड बी एट अ डिस्टेंस सो दैट यूज़र कैन टैप देम करेक्टली। अब ऐसा ना हो कि मोबाइल मोड में जब हम लोग गए तो बटन चिपक गए आपस में, मैं क्लिक तो करना चाह रहा हूँ बाय नाउ, बट हो जा रहा है ऐड टू कार्ट, समझ रहे हो ना। तो बटन के बीच में एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये मेरे बटन है, तो सब अलग अलग है ना ये, या जैसे मैं ऐसा समझो कि मैं मोबाइल मोड में ही आ जाता हूँ वापस से, और मैं यहाँ से एक फ़ैशन कैटेगरी में चला जाता हूँ, और फैशन के अंदर मैं जैसे जीन्स में चला जाता हूँ, जीन्स के बाद मैं यहाँ से जैसे कोई जीन्स चूज़ कर लेता हूँ, या जो भी आपको यहाँ पर दिखाए। तो ऐड टू कार्ट और बाय नाउ दोनों अलग अलग हैं, तो क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये विश लिस्ट में डालना है या आपको फॉरवर्ड करना है, या जैसे मैं साइज़ यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, सभी के बीच में बढ़िया गैप है ना, ओवरलैपिंग नहीं है, तो एक परफेक्ट डिज़ाइन है।
ठीक है। अब चीज़ें एक दूसरे पे चढ़ जाए तो वो गलत है ना। बात करेंगे एसईओ टूल्स, तो गूगल एनालिटिक्स आपका यहाँ पर होता है। हाँ जी, आओ आओ। गुड मॉर्निंग। आज क्लास है नहीं, आज इवेंट है ना उसका, 14 अगस्त है। आज इवेंट का एंजॉयमेंट लो ऊपर। ये भी मैं बस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। ओके। Google Analytics provide complete analytics of a website including search traffic, search query, traffic sources and so on. Google Webmaster, जिसको बोलते हैं Google Search Console, Google Webmaster helps sites to become more search engine friendly. It indicates when SEO efforts need to put in on the website. दूसरा आता है Bing Webmaster, तो Google है और दूसरा है Microsoft का Bing. These tools helps website to get optimized for Bing search engine as well, है ना। तो ये 3 टूल है और तीनों ही फ्री हैं, ठीक है। गूगल का कोई भी टूल पेड नहीं आता। Summary of this session: our well thought and planned SEO strategy works well as compared to a strategy which is done with very little research and analysis. देखो सीधी सी बात है, आप एक XYZ वेबसाइट बना रहे हो, उस पर आप कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आपने अपने कॉम्पिटिटर को नहीं चेक किया, आपने वेबसाइट तो बना लिया, अच्छी बात है, बट अगर आप मार्केट को रिसर्च करके नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है, कमा लेते हैं, है ना। लगता है कि भाई यार इसका ना फूड आउटलेट बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं भी खोल देता हूँ, लेकिन हर बंदा नहीं चला पाता है क्योंकि उस बंदे का तजुर्बा है उस चीज़ के अंदर जो कि वक्त के साथ साथ आता है। आपने सामने वाले का गल्ला तो देखा है, भाई इसके पास सुबह से लेकर शाम तक भाई इसके मोमोज बिक रहे हैं, मैं भी बेच दूंगा। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है? मे बी उसकी चटनी उसका यूएसपी हो जिसके लिए लोग भाई सब एडिक्टेड हो जाते हो, मे बी उसके मोमोज़ में कुछ ऐसा हो। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। या जैसे आप देखोगे अग्रवाल हो गया, बीकानेरी हो गया, आप इनको क्या टक्कर दे सकते हो? नहीं दे सकते। जबकि चाहे तुम कॉस्ट उनसे आधी से आधी कर दो तब भी नहीं बेच पाओगे इनके बराबर का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो ब्रांड जो होता है ना वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, ठीक है। भले से देखो, अगर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मैं तुम्हें अरीना के अंदर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ की फ़ीस अगर 1.5 लाख होगी आप पे कर रहे होगे, बट अगर यही फीस मैं तुमसे अरीना से बाहर बैठ के मांगूंगा ना कि 1.5 लाख रुपये फीस है तो आप नहीं दोगे। बट आप कब दे सकते हो? जब आपको पता है यार अरीना में भी यही बंदा पढ़ाता है, ठीक है। जब आपको कि यार जब मुझे सारी चीज़ें वही मिल रही हैं तो फिर मुझे दिक्कत नहीं, तो यानी कि ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब आपको ये पता है कि ये बंदा पढ़ा तो रहा है लेकिन ये अरीना में है या नहीं है, तो मैं इसको कैसे पे कर दूँ। एग्जाम्पल है, समझो कि भाई मुझे एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है। अब आपके पास एक बंदा आता है रोड पर, सर ये आईफोन है लोगे? तो वो तुम्हें 10,000 भी देगा ना तो भी तुम डर के मारे उसको दोगे नहीं। भाई पता नहीं चला डमी हो, पता चला चोरी का हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सरोजनी, करोल बाग, हर जगह पर ये सारा बढ़िया गेम है, ठीक है। तो क्या तुम ले लोगे? नहीं लोगे। बट वही चीज़ आउटलेट पर अगर तुम्हें डब्बे में डाल के दे देगी तुम ले लोगे, क्योंकि तुम्हें उस पर भरोसा है ना, प्रोडक्ट पे नहीं है। तुम्हें ब्रांड पर भरोसा है कि भाई कल को कुछ दिक्कत होगी तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। समझ आ रहा है ना। तो इसी वजह से लोग हल्दीराम बीकानेर में जिस प्रोडक्ट का मुझे पता है कि भाई पाव भाजी जो है वो बाहर 30 रुपये की सेम क्वालिटी में उससे अच्छी अवेलेबल है, लेकिन मैं नहीं वहाँ लेके 30 की खा रहा हूँ। और वहाँ पर आप मांडवाड़ी भी कर लो, भाई 40 कैसे कर दिए तो 30 की मिलती थी। क्या बीकानेर वाले के पास जाकर आप ये कहते हो कि भाई साहब अभी तक आपका छोले भटूरे 120 का था, 180 का क्यों हो गया? उन्होंने रिसेंटली एकदम से चेंज कर दिए रेट के अंदर, है ना। हर प्रोडक्ट में 60 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये ऐसे बढ़ा दिए उन्होंने। किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है यार कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बंदा क्वेश्चन नहीं करता। चीखते चलाते समय आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, कल को 200 भी होगा, बंदे चलाएंगे। एक हफ्ता धरने में बैठेंगे, भाई धरने बैठोगे तुम्हारे फाइनेंशियली लॉस तो होगा ना। बंदा कहेगा हो गया क्या कर सकते। लाइफ में आगे बढ़ने की ज़िंदगी सीधी सी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझ आया, अ वेल थॉट एंड प्लान्ड एसईओ स्ट्रेटजी। तो हर चीज़ में स्ट्रेटजी काम करती है, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में जाएं, आप स्ट्रेटजी होके जाइए कि भाई मुझे करना क्या है। मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसकी प्लानिंग करके जाओ, मुझे उस गोल को कैसे अचीव करना है। आप सोचो कि कोई पढ़ा देगा और चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होती ऐसे, क्योंकि उसके जब तक हमारे इनपुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना।
दैट फिर क्या आता है URL दैट आर वेल स्ट्रक्चर मेक इट ईजी फॉर सर्च इंजन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लिंक। अब सर्च इंजन जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ना कि जैसे टाइटल होता है वेबसाइट का, टाइटल का जब हम लोग क्लिक करते हैं एक पेज खुलता है। जैसे मैं अगर वापस से अरीना के अंदर आता हूँ, ई-कॉमर्स का हम लोग जिक्र नहीं करते इसके अंदर, हमने वापस से सर्च किया अरीना एनिमेशन, अरीना मल्टीमीडिया। अब यहाँ से हम कोर्सेज में जाते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है टाइटल, होम पेज का नेम कभी लिखा आपको नहीं मिलेगा। अभी हम कोर्स पे, तो कोर्स पे क्या लिखा रहा है, कोर्सेज। अब मैं यहाँ से AVG चूज़ करता हूँ, क्या लिखा रहा है, एनिमेशन VFX गेमिंग। भाई AVG जो है वो मैंने बनाई है ना, शॉर्ट फॉर्म एनिमेशन VFX गेमिंग। गूगल को तो नहीं पता ना AVG क्या है, तो उसे तो बताना पड़ेगा ना। गेटिंग माई पॉइंट। या जैसे मेरा कोर्स है GWDD, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो इसके अंदर होगा कहीं पर दिया। जैसे वेब ग्राफिक्स में आप जाओगे, UI UX में आप जाओगे, हमने यहाँ से चूज़ किया तो क्या लिखा रहा है, वेब एंड ग्राफिक्स। अब गूगल ध्यान रखना है एंड के सिंबल को नहीं समझता, कभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। अब मैं इसमें जाके चूज़ करता हूँ ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो क्या लिखा रहा है, वेब एंड ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पूरा लिखा रहा है ना। जबकि हमारे लिए क्या चलता है, GWDD, ठीक है। जैसे DADM आप कर रहे हो, है ना। तब गूगल को नहीं पता ना DADM क्या है, उसे बताना पड़ेगा हमें कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन एंड मार्केटिंग हमारा कोर्स है ना। तो क्लियर हुआ ना। तो फाइल का नेम ऐसा रखो जो सर्चर के पॉइंट से और गूगल जिसको अंडरस्टैंड कर सके उस पॉइंट से। ये नहीं कि चीज़ तुम्हें पता है, तुमने अपने हिसाब से रख दिया। भाई मुझे क्या तो नहीं पता ना। अब वेबसाइट आप अपने लिए तो बनाते नहीं हो, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर एंड यूज़र इंटरेक्ट करेगा। जब एंड यूज़र के अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज ही नहीं होगा तो एंड यूज़र कहाँ से आएगा। भाई एग्जाम्पल के लिए मेट्रो की एंट्री के 4 गेट हैं, अब उन पर अगर आप लिखोगे नहीं कि एंट्री है कि एग्जिट है, ये आप मेंशन नहीं करो गेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर मान लो आप किसी मेट्रो के एक गेट पर खड़े हो, X गेट पर, और आपका जो दूसरा पर्सन है Y गेट पर है, तो उसे कैसे लोगे थी इस गेट पर आ जा, नहीं पहुंच पाएगा ना। यूज मिनिमल पैरामीटर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेटा टैग्स आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा उसकी समरी है, ठीक है। सो हमने अपना बहुत बढ़िया से अपना जो नंबर 2 है इसको कंप्लीट किया है, विच इज़ SEO स्ट्रैटेजी। सुना है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप SEO के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनबाउंड एंड कंटेंट मार्केटिंग, कैसे काम करता है, ठीक है।